सो दैट इज ये एश्योरेंस मिलती है जो कंपनीज क्या कर रही है, प्रॉपरली रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करती है, इंश्योर हो जाता है, ये एकदम क्लियर हो जाता है कि कंपनीज क्या कर रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं. दैट मीन्स इफ कंपनी फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशन, तो शेयर होल्डर के साथ में या इन्वेस्टर के साथ में फ्रॉड होने के चांसेस कम होते हैं. फेबियन थैंक यू बेटा. चलो नेक्स्ट, organized and regulated market. All listed company have to comply with the guidance of SEBI. Companies will also have to function as per the rules and regulation laid down by stock exchange. Organized and regulated market मतलब in controlled market. अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. अभी बैंक है, बैंक एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है. अच्छा, बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज करती है, ध्यान से सुनना, बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज करती है, बैंक क्या अपने मनमानी से इंटरेस्ट चार्ज करेगी? अगर आंसर नहीं है तो बैंक को इंटरेस्ट का अमाउंट कहां से मालूम पड़ता है? बैंक को इंटरेस्ट का अमाउंट कहां से मालूम पड़ता है? आरबीआई से मालूम पड़ता है. बराबर है. बैंक को जो भी गाइडलाइंस आती है वो गाइडलाइंस आरबीआई प्रोवाइड करती है, वो गाइडलाइंस रूल्स एंड रेगुलेशन आरबीआई देती है. आप अगर ऑब्जर्व करो तो हर्षद मेहता के केस में देखो, एक लेवल के बाद में वो एसबीआई के जो ऑफिसर्स होते हैं वो बोलते हैं आरबीआई की तरफ से हम लोग को रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं मिला है, रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंजेस हो गए हैं. तो बच्चों, अब जो आरबीआई जो बोलती है वही बैंकिंग सेक्टर क्या करता है, फॉलो करता है. लेकिन अगर मैं एग्जांपल दूं, देखो मतलब इन शॉर्ट बैंकिंग सेक्टर्स आर अंडर कंट्रोल ऑफ आरबीआई. अनदर वन अगर मैं एग्जांपल लूं, तो बैंक में जो पैसे वाले होते हैं, सॉरी बैंक बोल रहा हूँ, गांव में इन विलेज एरियाज, पहले जब देखने को होते थे, पहले आप पुराने मूवीज में देखो तो मुनीम जी होते थे, मुनीम जी जिसको बोलते थे मुनीम जी, और जो एकदम सेठ सेठ आदमी होते थे, सेठ आदमी, गांव में जो सेठ आदमी होते वो लोगों को पैसा प्रोवाइड करते थे. लेकिन उनकी मनमानी, जो इंटरेस्ट का रेट होता था, जो ब्याज दर होता था, वो उनका मनमानी होता था. क्या उनके ऊपर किसी का कंट्रोल था क्या? क्या उस पे किसी का कंट्रोल था क्या? नहीं, किसी का कंट्रोल, नो रूल्स एंड रेगुलेशन, नथिंग. उन्होंने जो बनाया वो कानून. तो बेटा वो अनऑर्गेनाइज मार्केट है, बिकॉज इट इज नॉट रेगुलेटेड बाय एनी अथॉरिटी. बट अगर मैं बैंकिंग की बात करूं तो बैंकिंग सेक्टर्स आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई. सो सिमिलरली स्टॉक एक्सचेंज आर रेगुलेटेड बाय सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, सॉरी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. अब आता है स्पेसिफिक लोकेशन. स्टॉक एक्सचेंज इज अ स्पेसिफिक फिजिकल प्लेस वेयर सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड. ये हर्षद मेहता में होता था. आप देखो अभी तो सब ऑनलाइन बैठ के ट्रेडिंग करते हैं, मतलब इन शॉर्ट ऑनलाइन साइट पे जाके ट्रेडिंग करते हैं. लेकिन आप अगर हर्षद मेहता मूवी में देखो तो हर्षद मेहता मूवी के अंदर जब मार्केट ओपन होता सब घुस जाते थे अंदर मार्केट के अंदर, चिल्लाने को, बोली लगाने को स्टार्ट करते थे. ओके, तो एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर इसकी ट्रेडिंग होती थी. ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी क्या करेगा, गाड़ी निकालेगा, जैसा बोलते हैं आलू ले लो, कांदा ले लो, तो ऐसा बोलेंगे. रिलायंस वाला बोलेगा इक्विटी ले लो, प्रेफरेंस ले लो, डिबेंचर ले लो. ऐसा तो नहीं बोलेगा वो, ऐसा तो नहीं करेगा वो. तो किधर एक ही प्लेस पे जहां पे होगा वहां पे ट्रेडिंग करनी पड़ेगी. ओके, तो स्टॉक एक्सचेंज का एक पर्टिकुलर रूम होता है, वहां पे इनकी क्या होती है, ट्रेडिंग होती है. ओके, तो जहां पे ब्रोकर्स सर इंटरमीडिएट डीलिंग के लिए मिलता है. बट नाउअडेज ट्रेडिंग इज डन इलेक्ट्रॉनिकली ऑन स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पे जाके जो भी डीलिंग है वो यहाँ पे होता है. अभी कहीं पे जाने की जरूरत नहीं होती, कहीं पे चिल्लाने की जरूरत नहीं होती है. ट्रेडिंग ओनली थ्रू मेंबर्स. Security in stock exchange can be traded only by the members of exchange on their own behalf or through authorized broker. जैसे आप देखो तो इंटरमीडियरीज मतलब मिडल मैन, इसमें भी बहुत होते हैं. जॉबर्स होते हैं, जॉबर्स के बाद में ब्रोकर्स होते हैं. इंटरमीडियरी मतलब मिडल मैन. स्टॉक एक्सचेंज से जॉबर परचेस करते हैं, जॉबर से ब्रोकर, ब्रोकर से इन्वेस्टर. तो ऐसे इंटरमीडियरीज घूमते रहते हैं. ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये ट्रेडिंग का और ये सब काम कौन कर सकता है? तो ओनली रजिस्टर्ड मेंबर.
ओनली मेंबर, जिसको स्टॉक एक्सचेंज की मेंबरशिप मिली है, उन लोग ही ये सब डीलिंग क्या कर सकते हैं। ओके, तो ट्रेडिंग ओनली थ्रू मेंबर्स। तो बच्चों फीचर्स पढ़ा, फीचर्स में 5 पॉइंट थे। मार्केट फॉर सिक्योरिटी, सेकेंड हैंड सिक्योरिटी, लिस्टेड सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेटेड मार्केट, स्पेसिफिक लोकेशन, ट्रेडिंग ओनली थ्रू मेंबर्स। ये इतना पॉइंट हम लोग ने पढ़ा। ओके चलो, अब आता है मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तुम्हारे बुक में एकदम छोटा सा दिया हुआ है, जितना दिया उतने ही पढ़ते हैं। मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। So who manage executive committee of stock exchange? Who manage executive committee of stock exchange? Look after the overall of activities and management of stock exchange. The composition. Composition का मतलब structure. Composition का मतलब structure. Structure मतलब कितने लोग होंगे, कौन कौन कमिटी मेंबर में होगा, किसका क्या काम है, एटसेट्रा एटसेट्रा. That is structure. Powers and name of the executive committee differs from exchange to exchange. ये तुम लोग को बैकग्राउंड में कुछ ज्यादा कुछ ऐसा आवाज आ रहा है कि लाइक अपना कुछ काम चालू है ऐसा? नहीं, ओके ठीक है चलो। नहीं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कुछ काम चालू है तो इसके लिए ठीक है चलो चलो। तो सबसे पहला बच्चों ध्यान देना, सबसे पहला मेन प्रॉब्लम है, सबसे पहला एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है। कौन होती है? एग्जीक्यूटिव, जो पूरा मैनेजमेंट एक्टिविटी संभालती है। उसके बाद में आती है सपोर्टिंग कमेटी, जैसे एग्जीक्यूटिव कमेटी को एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जैसे पूरी टीम है, टीम के अंदर बैटिंग डिपार्टमेंट होता है, बॉलिंग डिपार्टमेंट होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब उनके अलग अलग कोच होते हैं, उनके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, फिर फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे यहाँ पे भी जो मेन एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, वो एग्जीक्यूटिव कमेटी को सपोर्ट करने के लिए एडवाइजरी कमेटी, लिस्टिंग कमेटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कमेटी होती है, जो क्या करती है, छोटे छोटे काम को संभालती है। अब आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो इन इंडिया में जो स्टॉक एक्सचेंज है वो तीन में से कुछ भी हो सकता है। पहला, वॉलंटरी नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी विद लिमिटेड लाइबिलिटी बाय शेयर्स, कंपनी विद लाइबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, दोनों में लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर लिमिटेड होता है। दोनों में लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर लिमिटेड होता है। सर दोनों में फर्क क्या होता है? ये 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। अब जैसे अगर मैं बात करूं, रिलायंस लिमिटेड शेयर्स दे रही है, क्या दे रही है? शेयर्स दे रही है। तो रिलायंस लिमिटेड में लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स आर लिमिटेड एंड दे आर गिविंग शेयर्स। तो कंपनी कौन सी हो गई? कंपनी विथ लिमिटेड लाइबिलिटी बाय शेयर्स। अब कोई कंपनी है जिधर लाइबिलिटी तो लिमिटेड है, बट कंपनी ने क्या बोला है, तुम मेरे को पैसा कब दो पता है? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। एक अमाउंट फिक्स्ड है, सपोज 40,000, सपोज 50,000, पे मी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। तो वाइंडिंग अप के टाइम पे जो पैसा देंगे ना, दैट इज कॉल्ड एज, वो कंपनी को बोलेंगे हम लोग लाइबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी, लाइबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी। ओके चलो। सो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तीन में से कुछ भी हो सकता है। एक एनपीओ हो सकता है, कंपनी इज लिमिटेड बाय लाइबिलिटी बाय शेयर्स, कंपनी लाइबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी। द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, Security Contract Regulation Act 1956 provide rules for their functioning, licensing, recognition and controlling speculation. Speculation का मतलब समझता है ना, जुआ जैसा होता है, further changes, future changes, जुआ जैसा है, फ्यूचर में भाव बढ़ेगा या भाव कम होएगा, भाव बढ़ेगा या भाव कम होएगा। शेयर मार्केट में तो ये होता है ना, स्पेक्यूलेशन पे पूरा गेम होता है ना। हेलो हेलो, जाग रहे सब लोग? जाग रहे? जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। ओके, तो मैनेजमेंट कौन संभालता है? एग्जीक्यूटिव कमेटी। मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव कमेटी। सपोर्ट कौन करता है? तो अदर्स कमेटी लाइक एडवाइजरी, लिसनिंग कमेटी। तीन टाइप के बीएससी, तीन टाइप की कंपनी है, सॉरी स्टॉक एक्सचेंज तीन टाइप के कंपनीज हो सकते हैं। पहला एक वॉलंटरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन,
सेकेंड, कंपनीज लाइबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर्स, हो गया 3। लिमिटेड बाय पढ़ाई के गारंटी, लिए लिमिटेड। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथ। लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर्स, हो गया 3। ओके, एंड उसको कंट्रोल करने का काम किसका? सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। फाल्गुनी मैडम, उसको डब्बा ही फेंक के मारो, मजाक नहीं कर रहा, डब्बा फेंक के मारो उसको। ओके, चलो अब आता है मेंबरशिप ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। हमारे लिए एकदम छोटा सा दिया है उधर बेटा। मेंबरशिप के अंदर क्या करना पड़ता है? कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट भरना पड़ता है, उसके बाद में तुमको मेंबरशिप नंबर मिलता है, सो एंड सो। इसका बड़ा प्रोसीजर है, 2 साल पहले के इसके अंदर क्या बोलते हैं, 2 साल पहले के सिलेबस में था, आज के सिलेबस में नहीं है। ओके, so eligibility criteria of membership may differ from stock exchange to stock exchange. For additional information, एग्जाम में लिखना नहीं है, for additional information refer website of respective stock exchange. तुम्हारे लिए खाली इतना है, क्राइटेरिया डिफर्स फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज टू स्टॉक एक्सचेंज। पहले कैसा था, एप्लीकेशन देना पड़ता था, एप्लीकेशन के साथ में कुछ मेंबरशिप फीस बननी पड़ती थी, कुछ सिक्योरिटी अमाउंट रफली 5,000 to 10,000 कुछ भर के रखना पड़ता था, ऐसा कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता था। उसके बाद में क्या करता था, मेंबरशिप नंबर मिलता था। ठीक है, चलो अब आता है फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। फंक्शंस का मतलब होता है वर्किंग, क्या काम है इसका। चलो, सो मोबिलाइजेशन ऑफ शेयर, सॉरी मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। अभी अगर मैं इसको थोड़ा सा लॉजिकली बोले तो मोबाइल का मतलब, मोबाइल का हिंदी मीनिंग क्या होता है? मोबाइल, मोबाइल का हिंदी मीनिंग किसको पता है? मोबाइल का हिंदी मीनिंग हे भगवान, मोबाइल का हिंदी मीनिंग फोन होता है। पप्पा गवसईचा महाराजा, बुद्धी दे बुद्धी, आमची आरेला बुद्धी द्या। दूरध्वनी, दूरध्वनी वाली ध्वनि कुछ होता है, दूरभाष यंत्र, ध्वनि तक बराबर था। ये सुना हिंदी में, भ्रमण ध्वनि, भ्रमण 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 ध्वनि, हाँ भ्रमण ध्वनि बेटा, इसको बोलते हैं भ्रमण ध्वनि। भ्रमण का मतलब क्या? भ्रमण का मतलब क्या? जो एक जगह रुकता नहीं, इधर से उधर, उधर से उधर चलते रहता है। हाँ मूविंग, क्या बात है, मूविंग। भ्रमण मतलब मूविंग। अपने पास पहले दूरभाष यंत्र था, दूरध्वनि था, लेकिन दूरध्वनि में क्या होता था, एक लेवल तक, जितना लेवल तक वायर को स्ट्रेच करते थे उतना लेवल तक ही बात कर सकते थे, उसके आगे बात नहीं कर सकते थे। तो मोबाइल मतलब मूविंग। अब इधर समझ लो, मोबिलाइजेशन मतलब मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ सेविंग। अब इन्वेस्टर है तुम लोग, तो तुम्हारी सेविंग मूव होगी किधर? सेविंग टू इन्वेस्टमेंट, सेविंग टू इन्वेस्टमेंट। आज देखो, आज देखो, तुम डेली का सुनते, स्टॉक मार्केट इतना ऊपर गया, स्टॉक मार्केट उतना उतर गया, सारा ऐसा वैसा, तो थोड़ा तो मन में ख्याल आता रहेगा, कभी सोचा रहेगा 100 रुपए से स्टॉक एक्सचेंज में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते क्या? 100 रुपए से दिमाग आया, दिमाग में आया 100 रुपए से ऐसा कर सकते क्या हम लोग? सर सोचा रहेगा तुमने, सर 100 रुपया पॉकेट मनी है, कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं हम लोग।
ऐसा दिमाग में आएगा। मतलब सेविंग है तभी इन्वेस्ट करने का सोच रहे, बराबर है, सेविंग है इसके लिए इनकरेज हो रहे हैं क्या करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। तो स्टॉक एक्सचेंज का काम वही है। स्टॉक मार्केट आर ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेटेड मार्केट विच प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। दिस एनकरेजेस स्मॉल एंड बिग इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट सिक्योरिटी थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, thus provides a ready market for buying and selling of security। देखो, जब आईपीओ होता है तो आईपीओ में आप दुनिया भर के शेयर्स का प्राइस क्या है, शेयर्स का भाव क्या है, शेयर्स का ये क्या, दुनिया भर का आप क्या करते हो, दुनिया भर का आप क्या करते हो, एनालाइज करते हो आईपीओ के टाइम पे। लेकिन जब स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हो, स्टॉक एक्सचेंज में आपको रेडीमेड पता है शेयर्स के भाव के, स्टॉक एक्सचेंज में आपको रेडीमेड मालूम पड़ता है शेयर्स के भाव के। तो शेयर्स के भाव खरीद ले बेच ले, खरीद ले बेच ले, खरीद ले बेच ले, यही चालू रहता है। तो आपके लिए रेडीमेड मार्केट है। जब आपको सामने से दिख रहा है मार्केट में ऑफर आ रहा है, आज प्राइस कम है, निकल ले 100 शेयर्स, परचेस कर ले 100 शेयर्स, जेब में तो पैसा है ही अपने पास। तो सेविंग है तो आप एनकरेज होंगे क्या करने को, इन्वेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट आता है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन बोला मतलब कैपिटल जमा करना, कैपिटल जमा करना। So investor in securities are attracted due to good return of investment and capital appreciation. This attract more investor to invest through the stock exchange. Corporates too can easily raise fund by offering various types of security to meet needs to different type of investors। देखो, अभी पब्लिक अगर शेयर्स परचेस करती रहेगी, देखो मार्केट है, अब एक सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनना। जैसे अभी विजय सेल्स हो गए, फिर ग्लोबल नेट हो गए, पुष्पांजलि हो गए, ये सब इलेक्ट्रॉनिक के बड़े बड़े शोरूम्स है, ध्यान सुना, बड़े बड़े शोरूम्स है। अब जब ये बड़े बड़े शोरूम्स बनने को स्टार्ट हो गए, बड़े बड़े शोरूम स्टैब्लिश होने को स्टार्ट हो गए, तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टर अट्रैक्ट होने को, ये जो बायर है, ऑटोमेटिक जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बाय करने वाले थे वो बायर अट्रैक्ट होने को स्टार्ट हो गए। आज देखो, अगर कोई भी मोबाइल परचेस करने को, तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट परचेस करना होता तो क्या बोलते हैं, चलो विजय सेल्स, सिंपल बोलते हैं चलो विजय सेल्स। अगर कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, चलो ठीक है टॉप 10 ले लेते हैं, टॉप 10 की जो चेन है, चेन स्टोर जैसा है टॉप 10 का, कुछ भी होता है टॉप 10, चलो कंप्यूटर से रिलेटेड, चलो ग्लोबल नेट। इससे क्या हो गया, कस्टमर अट्रैक्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट परचेस करने के लिए। अब कस्टमर जितना अट्रैक्ट होंगे उतना प्रोडक्ट परचेस करेंगे, और जितना कस्टमर प्रोडक्ट परचेस करते जाएंगे उतना रेवेन्यू किसको मिलेगा, विजय सेल्स को तो मिलेगा ही, विजय सेल्स को मिलेगा, साथ में रेवेन्यू किसको मिलेगा, कस्टमर परचेस करेंगे, अट्रैक्ट होके परचेस करते जाएंगे, विजय सेल्स को जाने दो, रेवेन्यू किसको मिलेगा, बेटा रेवेन्यू मिलेगा मैन्युफैक्चरर्स को, बराबर है कि नहीं। जो कंपनी जो मैन्युफैक्चरर्स है, वो मैन्युफैक्चरर्स को रेवेन्यू मिलेगा, मैन्युफैक्चरर्स के पास पैसा बढ़ेगा। तो सिमिलरली जब रेडी कैपिटल मार्केट, जब यहाँ पे रेडीमेड तुम्हारे सामने स्टॉक मार्केट है, जब रेडीमेड स्टॉक मार्केट है, जब पब्लिक बाइंग एंड सेलिंग का मतलब किधर जाने की जरूरत नहीं है भाई, बैठे बैठे नेट पे ट्रेडिंग कर रहे हैं लोग, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो पब्लिक खरीद रही बेच रही है, तो अल्टीमेटली कैपिटल फॉर्मेशन किसका होगा, कैपिटल किसके पास जमा होगा, तो कैपिटल जमा होगा पब्लिक के पास, किसके पास होगा, पब्लिक के पास। नेक्स्ट, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी। अब बच्चों शेयर मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में आप देखो शेयर्स के प्राइस दिखते रहते हैं। सपोज कभी ऐसा दिखा 206 ग्रीन कलर का, ऐसा अप दिखा ग्रीन कलर का, 205 0.2 से रेड कलर में ऐसा डाउन दिखा, बराबर है। तो मालूम पड़ता है अपने को देख के शेयर्स के प्राइस बढ़ रहे हैं कि शेयर्स के प्राइस घट रहे हैं, शेयर्स के प्राइस बढ़ रहे हैं, शेयर के प्राइस घट रहे हैं। अब इसमें इन्वेस्टर का तो बेनिफिट है, साथ में बेनिफिट कंपनी को भी है। सर कंपनी को बेनिफिट क्यों है? अब बच्चों मेरे को एक बात बताओ, अभी कोई प्रोडक्ट अगर मेरे को मार्केट में नया बेचने का है, अभी मैं कंपनी की बात कर रहा हूं, मैं अभी स्टॉक शेयर्स की बात साइड में रखता हूँ, शेयर्स की बात साइड में रखता हूँ। अब मैं बात करता हूँ कोई कंपनी की, कोई कंपनी ने नया प्रोडक्ट बनाया, अब उसको वो कंपनी की प्राइस फिक्स, सॉरी वो प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स करनी है, तो क्या अपने मन मर्जी से प्राइस फिक्स करेगा? नहीं ना, नहीं। कैसा फिक्स करेगा मुझे बताओ, कैसा फिक्स करेगा?
किस तरीके से फिक्स करेगा? मार्केट एनालिसिस करेगा। क्या बात है यार, रिसर्च करेगा, मार्केट एनालिसिस करेगा, कस्टमर को कौन से प्रोडक्ट की डिमांड है, कस्टमर क्या प्राइस पे खरीदना चाहता है, उसके बाद में और मेरे को मेरे प्रोडक्ट कितने, मेरे को मेरे रॉ मटेरियल कितने में मिल रहे हैं, उसके बाद में जाके प्राइस डिसाइड करता है, प्राइस डिसाइड करता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज तो तुमको प्राइस सामने से बताता है, तुम्हारे आज के डिमांड एंड सप्लाई का एनालिसिस करके। क्योंकि देखो, अब कोई पर्सन अगर परचेस करने के लिए इंटरेस्टेड है, परचेस करने के लिए इंटरेस्टेड है, तो अपना एप्लीकेशन डाल के या जो भी अपना जो भी है वो करके रखता है कहां पे? स्टॉक एक्सचेंज में। जो पर्सन बाय करने के लिए रेडी है, जो पर्सन सेल करने को रेडी है, उसका पूरा डेटा स्टॉक एक्सचेंज के पास है। मतलब स्टॉक एक्सचेंज को पता है कि मार्केट में तुम्हारे प्रोडक्ट का क्या ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है या सप्लाई ज्यादा है। अब अगर डिमांड ज्यादा है तो बट ऑब्वियस, अगर कोई भी शेयर्स के डिमांड ज्यादा है तो बट ऑब्वियस प्राइस क्या हो